नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय श्री कृष्ण। कैसे हो मित्रों? आप सभी लोग दोस्तों, वी आर लाइव दोस्तों। आपका स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों मुकेश पंचोली पर दोस्तों। ओके, सभी को दोस्तों वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। यह है 14 नंबर का टेस्ट और टेस्ट नंबर 14 का सॉल्यूशन। मित्रों, आपको सभी को पता है कि अपना जो टेस्ट होता है वो डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर होता है और टेस्ट सीरीज के नाम से, सॉरी, डेली टेस्ट का जो एक फोल्डर है, जब आप ऐप को खोलते हो तो डेली टेस्ट का एक फोल्डर मिलता है। उस फोल्डर में एएसओ टेस्ट सीरीज मिलती है, वहाँ पर डेली टेस्ट होता है और उस टेस्ट का सॉल्यूशन आपको पेड कोर्स में टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन के नाम से एक अलग से ही फोल्डर बना रखा है। जितने भी टेस्ट होंगे उन सब का सॉल्यूशन दोस्तों अलग से फोल्डर में किया जाएगा। उनका एक अलग से फॉर्मेट रहता है, उस अलग से फॉर्मेट में उनका सॉल्यूशन किया जाता है। ओके, कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? तो मैं ठीक हूँ दोस्तों, आप लोग कैसे हो मित्रों? आ जाइए आगे। देखो, समझ चाहूँगा दोस्तों, काम करा था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया था, कोई बात नहीं। आगे देखो, पहला प्रश्न, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। ये प्रश्न आपका पहला है दोस्तों। मैं आपको निर्धनता और बेरोजगारी के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा था। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों ने इनको आंसर सोल्व किया होगा और आप सभी ने इनको बहुत ही एंजॉय करके आंसर आपने दिया होगा। मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूँ। शहरी क्षेत्रों की बात अगर करें, सभी को पता है दोस्तों कि योजना आयोग दोस्तों 15 मार्च 1950 का बना था और योजना आयोग का आज वर्तमान में परिवर्तित नाम यानी 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। अतः वर्तमान में इसका आयोग नीति आयोग है। तो आपको पता है दोस्तों कि 1979 में एक समिति बनती, वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति ने निर्धनता का आकलन करने के लिए कैलोरी को आधार के तौर पर बताया, यानी कैलोरी के आधार पर निर्धनता का आकलन करने की बात की गई थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जब बात की गई तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कितनी कैलोरी बताई गई? 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति बताई गई। जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए दोस्तों कितनी बताएगी? 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के आधार पर निर्धनता का आकलन करने का सुझाव दिया गया। इस कैलोरी की सिफारिश को माना कब किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। यानी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों कैलोरी को आधार के रूप में लिए जाने की बात सरकार ने मान ली कि भारत में निर्धनता का आकलन कैलोरी के आधार पर किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों की कैलोरी 2400 कैलोरी मानी जाएगी और शहरी क्षेत्रों की 2100 मानी जाएगी। वैसे कैलोरी को आधार बताने वाली समिति का नाम था रत डांडेकर समिति। वैसे अगर बात करें, सबसे पहले भारत में निर्धनता का आकलन करने के लिए रत डांडेकर समिति ने ही कैलोरी को आधार के तौर पर बताया था। लेकिन रत डांडेकर समिति ने उस समय जो कैलोरी बताई थी वो ग्रामीण और शहरी सभी के लिए 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आधार के रूप पर लेने की बात की गई। ओके, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आधार के रूप में लेने की बात यहाँ पर की गई। 2250 कैलोरी की बात अगर अपन करें और 1979 में वाई की अलग, अच्छा, रत डांडेकर समिति कब बनी थी? 1971 में। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा से न्यूनतम अर्थव्यवस्था का योगदान माना जाता है? यहाँ पर आपके सामने कुछ राज्य आपको दे रखे और इन राज्यों के आधार पर अपन बात करें। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न दोस्तों आपका 2004 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को अगर मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, इस प्रश्न को अगर मैं मॉडिफाई करके आपको इसको और तरीके से बताने का प्रयास करूं तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कौन कौन सी बात आपके सामने आती है कि निर्धनता के संबंध में दोस्तों अगर बात करें सबसे न्यूनतम निर्धनता वाले राज्य कौन कौन से दोस्तों, या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कौन कौन से दोस्तों राज्य, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, सॉरी, सबसे पहली बात आती है दोस्तों अपन बात करें तो निर्धनता की बात करें तो अंडमान निकोबार, गोवा वगैरह। ओके, आगे तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो निम्नलिखित राज्यों की बात आती है। तो निम्नलिखित राज्यों की बात आती आगे, निम्नलिखित राज्यों में से किस में गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है? तो यहाँ पर आंसर है केरल राज्य, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग केरल है, इसलिए आपको हर राज्य के बारे में पता होना चाहिए। बिहार में तो सबसे ज्यादा बेवकूफ, केरल की बात आ जाती है। आगे अब बात करते हैं, गरीबी उन्मूलन का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा दोस्तों दिया गया था आपका 1975 में दिया गया था और ये नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा।
ये नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था और इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी के बारे में नारा दिया था, यानी गरीबी के बारे में, यानी गरीबी हटाओ का नारा जो है तो आपका यहाँ पर दिया गया था। ओके, गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पर दिया गया था दोस्तों के आगे। ओके, गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पर दिया गया था। ओके, तो गरीबी हटाओ का दौरान दोस्तों आपकी 1979 में 5 में इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा ये नारा दिया गया था मित्रों के। इंदिरा गांधी सरकार थी 5वीं, क्योंकि गरीबी उन्मूलन पर बल जो है मित्रों 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जबकि 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर बल देने की बात की गई थी। गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर बल, तो गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर बल देने की बात, गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर बल देने की बात कौन सी योजना में की गई? 6ठी पंचवर्षीय योजना में की गई, जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था और इसी दौरान गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था 1975 में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? ये बहुत ही प्यारा प्रश्न। देखो मैं आपको एक बात के लिए आज वर्तमान में, देखो सुना तो, आज वर्तमान में भारत में निर्धनता का आकलन जो है वो तेंदुलकर समिति की सुझाव पर किया जा रहा है। तेंदुलकर समिति के सुझाव पर, तेंदुलकर समिति के सुझाव पर आकलन। एक तो ये धारणा कि तेंदुलकर समिति के सुझाव पर आज दोस्तों, तेंदुलकर समिति के सुझाव पर आज भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है और तेंदुलकर समिति ने निर्धनता के आकलन के लिए MPCE को आधार माना। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि MPC का पूरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मंथली पर कैपिटा, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ओके, इसको मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कहा जाता है, यानी प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय कहा जाता है। तो आज वर्तमान में भारत में निर्धनता के आकलन के लिए NSSO के द्वारा, किसके द्वारा? NSSO के द्वारा दोस्तों निर्धनता का आकलन प्रति 5 वर्षों में, प्रति 5 वर्षों में, अगर मतलब प्रति 5 वर्षों में, प्रति 5 वर्षों में दोस्तों निर्धनता का आकलन उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। ओके, उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। ओके, ये बात आपको समझने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए दोस्तों। ओके, तो उपभोग व्यय के आधार पर, और उपभोग व्यय को आधार के तौर पर किसने बताया था? तेंदुलकर समिति ने बताया कि तेंदुलकर समिति ने कहा था कि निर्धनता का आकलन जो है वो उपभोग व्यय के आधार पर, अर्थात मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के आधार पर किया जाना चाहिए। ये सुझाव देने वाली समिति थी आपकी तेंदुलकर समिति, जिसने दोस्तों मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात की गई थी और एक परिवार के उपभोग व्यय पर आधार बात करने की बात आ जाती आगे। मैंने कहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन करता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा युग में जीवन की भौतिक गुणवत्ता की बात करता है? तो ये बात आ जाती है मेरे लाडलों आपकी शिशु मृत्यु दर साक्षरता। शिशु मृत्यु दर साक्षरता जीवन की भौतिक गुणवत्ता के आकलन के संबंध में बात यहाँ पर करता है। ओके, यहाँ तक की बात आपके माइंड में चलनी चाहिए। आगे, योजना आयोग की जुलाई 2013 की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे लोगों का सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन से राज्य में देखने लगा? छत्तीसगढ़ राज्य में गरीबी का रेशियो सबसे ज़्यादा है। ये मैं आपको जब गरीबी निर्धनता की रिपोर्ट बता रहा था तभी आपको बताया कि भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है दोस्तों। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक निर्धनता वाले राज्यों की जब बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, मणिपुर और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मणिपुर और उड़ीसा दोस्तों आप हैं। तो छत्तीसगढ़, मणिपुर और उड़ीसा ये सर्वाधिक निर्धनता वाले 3 राज्य दोस्तों, जिनके बारे में आपको बता चुका, जिनके बारे में आपको समझा भी चुका, जिनके बारे में आपको अच्छे से कवर भी मैं यहाँ पर कर चुका। आगे, निर्धनता एवं ग्रामीण लोगों की बात होती है। निर्धनता एवं ग्रामीण लोगों को योगदान देने हेतु हूवर मेडल के लिए निम्न में से किसे वर्ष 2020 में चुना गया था? हूवर मेडल, देखो निर्धनता और ग्रामीण लोगों को योगदान देने के लिए एक पुरस्कार होता है जिसको हूवर मेडल कहते हैं। इसके लिए दो विलियम हामेक को चुना गया था, जिसने निर्धनता और ग्रामीण लोगों पर दोस्तों विशेष बल देने की बात कही थी। 2020 में दोस्तों इस व्यक्ति को हूवर मेडल से सम्मानित किया गया था सब सरकार के द्वारा। ओके, क्यों किया गया था? निर्धनता और ग्रामीण लोगों को योगदान देने के संबंध में।
भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी कितनी ली जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी 2400 कैलोरी ली जाती है, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी ली जाती है। वाई के अलग समिति की सिफारिश पर। आगे, भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है लोगों के जीवन स्तर से, परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्ति से या परिवार के सदस्यों की आपकी संख्या से। तो भारत में देखो गरीबी का निर्धारण सर्वप्रथम दोस्तों कैलोरी के आधार पर किया था, और इस बात का सुझाव किसने दिया था? रत्त दांडेकर समिति के द्वारा सुझाव। ओके, रत्त दांडेकर समिति द्वारा सुझाव। ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? रत्त दांडेकर समिति के द्वारा ये सुझाव दिया गया था, और इसके लिए आधार के रूप में कितना लिया गया था? 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आधार के रूप में लिया था। तो भारत में गरीबी को आगे भारत में दोस्तों अगर बात ठीक है आगे, तो मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर कैलोरी की, अरे अंशुक जैन जी, अंशुक विजय जी, तेरे को ज़्यादा तकलीफ है क्या? देखो हमेशा तेरी तकलीफ मिटाऊंगा 1 मिनट पे। डेट रेट किस में आता है? जीवन समग्र में आता है। जीवन समग्र में कहा था, जीवन समग्र के टॉपिक में आता है, और उसके करंट डेटा मैं लिखाऊंगा। मैंने ये भी कह रखा है। तकलीफ है क्या? तो ज़्यादा जो पढ़ा रहा हूँ उससे संतुष्ट नहीं क्या? थप्पड़ दो खींच के दाना यहाँ पे क्लास के अंदर बकवासबाजी की, एक मैसेज को बार बार करे जा रहे हैं। तो मुकेश पंचोली के चैनल में पढ़ रहा है, यहाँ पर पढ़ाई के अलावा कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। टॉपिक चल रहा राजस्थान का, बात करा हरियाणा की, बात करा बिहार की। दिमाग से पैदल है क्या? दिमाग से पैदल है क्या? एक ही बात को बार बार मैसेज एक ही बात को बार बार। उसमें आया था 2018, मुकेश को पता नहीं कि कौन से पेपर कब आया था। मेरे पास सारे पेपर नहीं पता कि 2018 में कौन सा आया था, 2017-15 में कौन सा आया था, और 2021 में कौन सा आएगा, या मेरे को पता नहीं क्या पेपर के बारे में। ना तकलीफ हो रही ज़्यादा, या तो ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही क्या? भैया 9,500 बच्चे पढ़े, उनको दिक्कत नहीं क्या? बार बार एक ही मैसेज कर जा रहे हैं कि अब 3 दिन से देखे जा रहा हूँ आपको ना वाले नहीं। जीवन ये मृत्यु दर, शिशु मृत्यु, ये किस में आते हैं? ये इकोनॉमिक्स में क्या? ये किस में है? ये जीवन समग्र के टॉपिक में। तुम जीवन समग्र पढ़ा क्या? नहीं, विटल स्टैटिक पढ़ा क्या तूने? फिर उस दिन के जैसे सॉरी बोलेगा। कुंठित लोग हैं, पता है जीवन में कुंठित लोग क्यों हैं? आगे तो मैंने कहा कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया। तो आज वर्तमान में भारत में गरीबी को दोस्तों कैलोरी के आधार पर परिभाषित किया जाता है, और मैं बता चुका दोस्तों यहाँ पर कि रत्त दांडेकर समिति ने कैलोरी के आधार पर आकलन करने की बात की गई। ओके, आकलन करने की बात की गई, और इसने दोस्तों 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के आधार पर यहाँ पर आकलन यहाँ पर किया गया। ओके, अगला अधिकृत अनुमानों रंगराजन समिति के अनुसार वर्तमान में भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? कौन सा पेपर आएगा, क्या प्रश्न बनेगा, कब मेरे को कौन सी चीज पढ़ानी, ये मैं ज्यादा जानता हूं दोस्तों। ओके, तो देखो बताओ, आप जानते हो रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर बीपीएल परिवारों की संख्या कितनी है? 29.5 है, जबकि दोस्तों तेंदुलकर समिति के आधार पर कितने? 21.9 थी दोस्तों। ओके, रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर जब भारत में अच्छा देखो, तो आप जानते हो कि रंगराजन समिति ने भारत में निर्धनता का आकलन करने के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार माना था, और आधार के तौर पर कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है तो उसके लिए 972 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार माना गया था, और यदि कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में निवास करता है तो इसके लिए 1407 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार के तौर पर लिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 972 है और शहरी क्षेत्र में 1407 है, यहाँ पर ये बात आपके सामने आ जाएगी। आगे मैंने कहा मित्रों कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं मित्रों के।
उसके साथ वे वर्ष में विहित न्यूनतम दिनों के लिए काम पाते हैं। वे कृषि श्रमिक परिवारों से और अनुसूचित जाति और जनजाति सामाजिक समूह से संबंधित है। उनकी दैनिक मजदूरी विहित न्यूनतम मजदूरी से कम होती है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि भारत में बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के क्या है, हकदार है। अगर वो न्यूनतम खाद्य सामग्री प्राप्त कर लेते हैं तो मित्रों मैंने कहा कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि वे अपनी न्यूनतम खाद्य सामग्री को प्राप्त कर पाते या नहीं कर पाते, यानी उनको प्रॉपर तरीके से खाद्य सामग्री मिल पाती या नहीं मिल पाती, ये गरीबी की बात यहाँ पर आ जाएगी। अगला प्रश्न था मित्रों आपका कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। कथन ए था गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक अभिव्यक्त समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है। मित्रों के आगे अभिव्यक्त समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है। गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के लोगों को एक अभिव्यक्त समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है। मित्रों ये बात आपकी सही है। इससे कार्यक्रम अधिकरणों को लक्षित करने में सहूलियत होती है। बिल्कुल दोस्तों, इसका मतलब ये कहा जा रहा है मित्रों कि यहाँ पर ए और आर दोनों सही। इसका मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं उनका एक अलग से समूह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उस समूह के लिए अलग से कार्यक्रम बनाए जा सके, अलग से कार्यक्रमों को लक्षित किया जा सके। तो इससे कार्यक्रम अभिलक्षणों को लक्षित किया जा सके। क्योंकि मित्रों जब देखो तो अगर आपने अलग से ग्रुप नहीं बनाया तो सरकार कैसे तय करेगी कौन से क्षेत्र में कौन सा गरीबी निवारण कार्यक्रम होना चाहिए। सरकार सरकार पहले क्या करती है, गरीबों का आकलन करती है, फिर उनका एक समूह बनाती है, एक क्षेत्र निर्धारित करती है और उस क्षेत्र के आधार पर सरकार वहां पर गरीबी निवारण कार्यक्रमों को लॉन्च करती है और कहती है कि इस क्षेत्र में गरीबी निवारण कार्यक्रमों का संचालन होना चाहिए। आगे अगला प्रश्न था भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तेंदुलकर समिति के आधार पर 21.9। तो तेंदुलकर समिति के आधार पर 21.9 है मित्रों, जबकि रंगराजन समिति के आधार पर बात की जाती है। रंगराजन समिति के आधार पर जब बात की जाती है तो रंगराजन समिति के आधार पर 29.5 है दोस्तों, जबकि रंगराजन तेंदुलकर समिति के आधार पर दोस्तों तो 21.9 आपके सामने आ जाती है। योजना आयोग की 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा गरीबी दोस्तों जो है वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? दोस्तों ये मैं आपको बता भी चुका था और आपको इसके बारे में समझा भी चुका था आप लोगों को कि केंद्र शासित प्रदेशों की जब बात आती है तो योजना आयोग की 2011-12 की जब आप रिपोर्ट देखते हो और उस रिपोर्ट के आधार पर आप समझते हो तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा गरीबी जो है तो वो दादर नागर हवेली में होती है और सबसे कम होती है अंडमान निकोबार में। सबसे कम किस्म होती है अंडमान निकोबार में होती है। तो यहाँ पर मैं बात क्लियर कर दूँ तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूँ तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा गरीबी दादर नागर हवेली में है, जबकि दोस्तों न्यूनतम की बात आती है मित्रों, न्यूनतम की बात आती है तो न्यूनतम आता है आपका अंडमान निकोबार में। दोस्तों किस ज़्यादा अंडमान निकोबार में, किस ज़्यादा अंडमान निकोबार। तो न्यूनतम की बात आती है आपके अंडमान निकोबार के अंतर्गत, जबकि अधिकतम की जब बात आती है, अधिकतम की बात अगर करें, उच्चतम की बात अगर करें तो कहाँ आती है तो वो दादर नागर हवेली में। ओके, अधिकतम दादर नागर हवेली में और न्यूनतम की बात करें तो अंडमान निकोबार क्षेत्र समूह में आ जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैंने कहा विश्व बैंक के अनुसार 2015 में भारतवर्ष में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे? ये 2015 की बात कर रहा हूँ। 2015 के समय विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर शहरी क्षेत्रों की बात करें, बिल्कुल काफी शहरी क्षेत्रों के गरीबी की बात है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी की बात आ रही है तो 13.4% शहरी क्षेत्रों की बात यहाँ पर विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कही गई। विश्व बैंक ने दोस्तों निर्धनता के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति आय को आधार माना है।
प्रति व्यक्ति आय, ओके, वो भी किस रूप में, डॉलर के रूप में, प्रति व्यक्ति आय को आधार के रूप में लेने की बात कही गई विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर। तो विश्व बैंक ने दोस्तों प्रति व्यक्ति आय को आधार के रूप में लेने की बात यहाँ पर करा। निम्नलिखित कथनों पर विचार, भारत में अमीर और गरीब दोनों ही कुपोषित है। ओके, भारत में अमीर भी कुपोषित है तो दोस्तों गरीब भी कुपोषित है। अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब जो है वो रूखा सूखा खाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ये आईएएस के अंदर पूछा गया प्रश्न था कि आज वर्तमान में भारत में अमीर और गरीब दोनों के दोनों क्या है, तो अमीर और गरीब दोनों के दोनों कुपोषित है। अमीर इसलिए कुपोषित है क्योंकि वो गलत भोजन को खाता है और गरीब इसलिए कुपोषित, वो रूखा सूखा भोजन खाता है, तो इसीलिए दोनों के कुपोषित की बात आ जाती है। ओके, मतलब आगे चक्रीय निर्धनता बताई जाएगी। चक्रीय निर्धनता का मतलब क्या होता है, तो चक्रीय निर्धनता किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि चक्रीय निर्धनता क्या होती है, चक्रीय निर्धनता का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ये प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा जा रहा है कि चक्रीय निर्धनता होती क्या, चक्रीय निर्धनता कहते किसे, ये प्रश्न आपके ओके बात आ जाती है कि चक्रीय निर्धनता का मतलब क्या होता है। इस बात को भी आपको समझने की कोशिश यहाँ पर करनी। अब देखो मैं बता दूँ चक्रीय निर्धनता का मतलब क्या होता है, बताइए दोस्तों यहाँ पर चक्रीय निर्धनता किसे कहते हैं, बताइए। अब देखो चक्रीय निर्धनता जो थी, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, जो चक्कर चलता है निरंतर निर्धन रहते हैं और गैर निर्धन होते रहते हैं, चक्रीय निर्धनता के अंतर्गत शामिल करते हैं। 2004-5 2004 ये सारे इंपॉर्टेंट 2004-5 के 61वें एनएसएसओ के डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए एक विधि अपनाई गई थी। कौन सी विधि अपनाई गई थी, 61वें की बात करें, 61वें को लेकर अगर देखें 61वें पॉइंट्स की बात यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर दोस्तों यूआरएम यानी यूआरएम, ओके, इसको यूआरएम बोलो या एमआर बोलो, एक की बात है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड आ जाएगा और एक आएगा एमआरएम जो होता है तो मिक्स्ड रिकॉल पीरियड आ जाएगा। ये दो विधियाँ दोस्तों इस एनएसएसओ के द्वारा निर्धनता के आकलन करने के संबंध में अपनाई गई थी। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण करने की बात कही गई थी। इनमें से कौन सी समिति ने पोषक तत्वों के आधार पर निर्धनता के आकलन करने की बात कही गई थी, तो वो थी दोस्तों वाई के अलग समिति। हालांकि सबसे पहले तो रत दांडेकर समिति ने कहा था, क्योंकि यहाँ पर पोषक तत्वों का मतलब था कैलोरी, तो वाई के अलग समिति ने तो दोस्तों निर्धनता का आकलन करने के लिए किसको आधार माना, कैलोरी को। लक्कड़वाला समिति ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति ने प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार माना। वैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाएगा, ये बात सबसे पहले रत दांडेकर समिति ने कही थी और उसके बाद वाई के अलग समिति ने कहा था। तो वाई के अलग समिति ने कैलोरी के आधार पर निर्धनता के आकलन करने की बात कही गई। तो ओके, आगे भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखो कितने डेंजर प्रश्न मैंने पूछे कि भारत में गरीबी का अनुमान लगाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण विधि मित्रों, पारिवारिक उपभोग विधि, प्रति व्यक्ति आय विधि। वैसे आप जानते हो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय विधि का प्रयोग तो वर्ल्ड बैंक करता है, तो यहाँ पर आंसर 1, 2 और 3 माना जाएगा, क्योंकि प्रश्न ये पूछा गया कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से, भारत में गरीबी के अनुमान है तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जा रहा है मित्रों, कौन सी विधियों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो सिर गणना विधि दोस्तों, ओके, यानी हेड काउंट रेशो, इसको हेड काउंट रेशो कहते हैं। ओके मित्रों, कैलोरी ग्रहण विधि दोस्तों, पारिवारिक उपभोग विधि, इन सभी विधियों के आधार पर दोस्तों भारत में निर्धनता का आकलन करने की बात यहाँ पर की जाती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना मित्रों 1 अप्रैल 1999 में बनाई गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दोस्तों 1 अप्रैल 1999 में बनाई गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में बनाई गई थी। पहले से चल रही 6 योजनाओं को समाप्त करके दोस्तों इस योजना का शुभारंभ किया गया था। यानी जो पहले से जो चल रही थी 6 योजनाएं, उन 6 योजनाओं को खत्म करके दोस्तों इस योजना का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई थी। ओके, तो आगे आगे अब देखो तो यहाँ पर दोस्तों ये 6 योजनाओं के स्थान पर बनाई गई थी। 6 योजनाओं के स्थान पर, 6 योजनाओं के स्थान पर इसको 6 योजनाओं को समाप्त करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई गई थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछा गया था दोस्तों। वो 6 योजना कौन कौन सी थी? एक योजना का नाम था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एक का नाम था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा गया। तो एक तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इस योजना को खत्म किया गया था। एक थी आपकी दोस्तों आपकी ट्राइसेम। ट्राइसेम एक योजना थी दोस्तों, ट्राइसेम एक योजना थी। आगे अब देखो, ट्राइसेम एक योजना थी, प्रोबेबिलिटी को मेजरमेंट की विधि। आगे अब देखो ना, ओके बता आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ राजस्थान कब तक करोगे? अरे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ राजस्थान यार तुम समझते तो क्यों? तुमको जब कोई चीज़ नहीं पता ना मत बोला करो, ठीक है? तुम चुपचाप बैठ के पढ़ा करो दोस्तों, ठीक है ना? गिरीश बेटा पढ़ा करो। ये 2-3 बच्चे क्या फफूंद होते हैं ना, जिनको पढ़ना तो होता है कम और फालतू बातें करते हैं। तुम्हारे एग्जाम में तो हर तरह के प्रश्न आए हुए हैं और ये इसलिए करा रहा हूँ कि सारे पूछे गए, ज्ञान दे। आगे ट्राइसेम की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ राजस्थान में कोई गरीबी अलग होती है क्या? या राजस्थान में गरीब की अलग परिभाषा है क्या? वही निरपेक्ष गरीबी राजस्थान में, वही कैलोरी उपभोग राजस्थान में, क्यों राजस्थान में क्या गरीबी का अलग प्रकार है क्या? हक बताओ मेरे को, दिखाओ कहाँ से भाई? गरीबी वही होती है, सापेक्ष होती है, निरपेक्ष होती है, वही विधिया वही मैथड सब कुछ होता है। तो राजस्थान में क्या गरीबी का अलग है क्या? बस राजस्थान का नाम आ गया तो राजस्थान के आंकड़े याद रखने, जो मैं आपको लिखा रखूँ। राजस्थान में अगर आता है तो तुम्हारे राजस्थान नाम में आ गया, तो राजस्थान में केवल आपको डेटा याद रखने के राजस्थान में गरीबी का रेशियो कितना है, तेंदुलकर समिति के आधार पर कितना है और रंग राजन समिति के आधार पर कितना है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, शहरी क्षेत्रों में कितना है, ये सब चीजें मैंने लिखा रखी आप लोगों को। जबरदस्ती के प्रश्न करते हो, पढ़ते कम और पंचायतें ज्यादा करते हो। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये दोस्तों आपके पहले से चल रही 6 योजनाओं को समाप्त करके बनाई गई थी, जिसमें एक तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, एक आपका ट्राइसेम था। ओके, तीसरा था दोस्तों आपका ग्रामीण क्षेत्र में, तीसरी योजना का नाम था ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल विकास कार्यक्रम, बाल विकास कार्यक्रम। आगे बाल विकास कार्यक्रम, बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम एक योजना ये थी। ओके, उसके बाद दोस्तों एक योजना थी ग्रामीण, एक योजना थी आपकी ग्रामीण दस्तकारों, ग्रामीण दस्तकारों को, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की, उन्नत औजारों की, उन्नत औजारों की, उन्नत औजारों की किट। आगे ओके, उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति करना, किट की आपूर्ति का कार्यक्रम, किट की आपूर्ति का कार्यक्रम, किट की आपूर्ति का कार्यक्रम। ओके, एक थी, अच्छा इसको क्या नाम दिया गया था? इसका था सितारा, सितारा नाम दिया गया था, सितारा इसका नाम दिया गया था, सितारा इसका नाम। फिर एक योजना का था गंगा कल्याण योजना। ओके, एक थी गंगा कल्याण योजना, गंगा कल्याण योजना। तुमको दोस्तों बुक की आवश्यकता कहाँ पड़ रही पहले तो बताओ? मैं जब पढ़ा रहा हूँ इसका ये कम है क्या? आप इनको पढ़ लो बस। मैं तुमको तुम्हारे एग्जाम में एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, जब कहाँ कहाँ से है, पूरा वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे लिए। फिर तुम रोना, तुम आंसू बहाते रहना उस समय, तुम उस समय आंसू बहाना अच्छे से, खूब मजे से। गंगा कल्याण योजना, एक थी 10 लाख कुआं योजना, एक थी 10 लाख कुआं योजना। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, कई बार पूछा जाता है दोस्तों योजनाओं से संबंधित, क्योंकि तुम्हारे करंट की योजनाएं भी आती है और ये सब योजनाएं काम आती है। तो दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को पहले से चल रही 6 योजनाओं को समाप्त करके बनाई गई थी। उन 6 योजनाओं में से दोस्तों मैं आपको सारे नाम लिखा चुका, वो 6 योजनाएं कौन कौन सी, सारे के सारे नाम आपको बता चुका। बताओ कि वो 6 योजनाएं कौन कौन सी, उनके नाम भी आपको मैं बता चुका दोस्तों। उन 6 योजनाओं के बारे में आपके सामने चर्चा कर चुका। आगे निम्नलिखित समितियों में से मात्र पोषक तत्व, ये भी अपन कर चुके, अलग समिति थी, मात्र पोषक तत्व के आधार अलग समिति जिसने कैलोरी का आधार माना था।
कौशल भारत कार्यक्रम, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में। तो मित्रों मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने कि कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौशल भारत स्किल का कार्यक्रम दोस्तों 15 जुलाई 2015 में शुरू किया गया, क्योंकि स्किल विश्व राष्ट्रीय कौशल दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। भाई राष्ट्रीय कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपका कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 के। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना गलत है, बल्कि दोस्तों उनको स्किल आधारित रोजगारों में ट्रेनिंग देना, जिससे वह अपने कौशल या स्किल के आधार पर कहीं पर भी नौकरी कर सके, इसका काम था। तो कौशल भारत अभियान का उद्देश्य उन सभी भारत के युवाओं को इस प्रकार का प्रशिक्षण देना जिससे वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके, अपना खुद का व्यापार शुरू कर सके और अपने घर परिवार को दोस्तों जीवन यापन कर सके। ये इस कार्यक्रम का सबसे पहला और सबसे मेन उद्देश्य माना गया था। तो आगे ठीक है, यहाँ तक की बात आ जाएगी। ये भी अपन प्रश्न कर चुके कि भारत में गरीबी के अनुमान के लिए श्री गणना विधि, कैलोरी ग्रहण विधि, पारिवारिक विधि, ये सारी की सारी विधियाँ काम में ली जाती है। ये सारी विधियाँ आपके सामने आ जाती है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र की वृद्धि दर में रोजगार प्रत्यास्थता बहुत कम है। सबसे कम रोजगार आज कौन से क्षेत्र में, तो आज के समय में सबसे कम रोजगार विनिर्माण क्षेत्र में, जबकि सर्वाधिक रोजगार की जब बात आती है कि सबसे ज़्यादा रोजगार जो है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, वो है कृषि क्षेत्र में। आज दोस्तों सबसे ज़्यादा रोजगार कौन से क्षेत्र में आता है, कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में रोजगार देखने को मिलता है। यानी कृषि क्षेत्रों में रोजगार सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, कृषि क्षेत्रों में रोजगार सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है दोस्तों। ओके, यहाँ तक कि अच्छा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये कार्यक्रम कब बना था दोस्तों, ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 में महात्मा गांधी जी की जयंती के समय बना था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बाद में इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में ला दिया था। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य टारगेट था ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे लोगों के परिवारों को क्या देना, रोजगार देना। यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्र के ओके बताओ, यहाँ पर मैं बात करूँ और इसको समझाने की बात करूँ तो यहाँ पर बात आ जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार देना। भारत का पहला रोजगार कार्यक्रम या पहला गरीबी निवारण कार्यक्रम यही था, जो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1980 को बनाया गया था और इसे 1 अप्रैल 1999 में दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। भारत में प्रचंड बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो भारत में प्रचंड कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसको अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य पर होने या नहीं होने पर, उत्पादकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ये अपनी छिपी हुई बेरोजगारी भी कहलाती है। इसको अपन छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें काम पर होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात इस बेरोजगारी की जो सीमांत उत्पादकता होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, सीमांत उत्पादकता जो होती है वो शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। मार्जिनल अगर बात करें शून्य होती है, तो प्रचंड बेरोजगारी की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को कार्य पर होने पर या नहीं होने पर, उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक खेत पर 10 लोगों के स्थान पर 12 लोगों को काम पर लगा दिया जाता है तो भी उत्पादन उतना ही होगा जो 10 व्यक्तियों के द्वारा होता है। अर्थात जो अतिरिक्त लोगों को काम पर रखा है, एडिशनल लोगों को जो काम पर रखा है, वो प्रचंड बेरोजगार कहलाते हैं। और ऐसी बेरोजगारी जनरली दोस्तों कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इस तरह की बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलती है। ओके मित्रों, तो ये था दोस्तों आज का एक प्यारा सा टेस्ट जो निर्धनता और बेरोजगारी के संबंध में था। इसी प्रकार डेली आपके 2-2 टेस्ट चलते रहेंगे, 2-2 3-3 टेस्ट चलते रहेंगे। आपका हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक दोस्तों मजबूत करना ये मेरी जिम्मेदारी है। जब आपका एग्जाम होगा दोस्तों उस समय आपको बताऊंगा कि देखिए दोस्तों आपको मैं सारा जो पढ़ाया था वो एग्जैक्टली आपका हूबहू एग्जाम में आया दोस्तों। तो हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा दोस्तों, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। बस शांति से बैठ कर पढ़ा करो, कम से कम परेशान क्या करो। जो लोग परेशान करेंगे दोस्तों मैं आपको गारंटी से वो जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकते, मेरा वादा है दोस्तों।
जो लोग जितना ज़्यादा परेशान करेगा या जितना परेशान होगा वो सफल हो ही नहीं सकता। दोस्तों सफलता होती है दोस्तों शांति से काम करने की, सिस्टमेटिकल काम करने की और समायोजित होकर काम करने की। ओके, तो अभी के लिए दोस्तों मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं दोस्तों सुबह की कक्षाओं में। टेक केयर मित्रों, गुड नाइट मित्रों, बाय बाय।